कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 दिन मुझे यह निर्णय लेने में लगे कि विज्ञान विषय में संपूर्ण जानकारी कहीं पर है या नहीं है। मैंने पाया कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कंपटीशन यानी यूपीएससी, एसपीएससी, इट मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में संपूर्ण विज्ञान को कहीं नहीं दिया है। संपूर्ण विज्ञान को देने के लिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मैंने ये सोचा कि स्टार्ट किससे करूं, तो दिमाग में बस एक ही बात आई कि प्रश्न पत्र जो देखे गए सभी आयोगों के, उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि वायु पोषण से सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि मुझे वायु का पोषण ही सबसे पहले उठाना है। अब प्रश्न उठा कि वायु के पोषण में सबसे पहले उठाया क्या जाए, तो मैंने ये पाया कि वायु के पोषण में सबसे पहले वर्तमान परिवेश को देखते हुए, वर्तमान परिवेश में चूंकि बीमारियां चल रही हैं, उन बीमारियों का मुख्य कारक वायरस है, इसलिए मैंने सबसे पहले ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग को उठाने का प्रयास किया है। विज्ञान की श्रृंखला में सबसे पहला वीडियो आपको मानव रोग के संबंध में दे रहा हूं। मानव रोग को देखें तो हम पाते हैं, इसको मैंने कैटेगराइज्ड किया है कि मानव रोग में हम बांटें तो ह्यूमन डिसीज को उपार्जित और जन्मजात। उपार्जित इट मीन्स एक्वायर्ड डिसीज और जन्मजात इट मीन्स कॉन्जेनिटल डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज जो आती है वो जन्म के बाद जो हम समाज, दूषित जल, दूषित भोजन से लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात 2 चीज आती हैं। डिसीज रोग में यानी रोग और सिंड्रोम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये लिया कि रोग क्या है और सिंड्रोम क्या है। रोग को देखें तो रोग किसी मतलब बॉडी के किसी अंग विशेष को प्रभावित करने का काम करता है, और सिंड्रोम को देखें तो तमाम अंगों को प्रभावित करने का काम करता है। जैसे मैंने कहा वायरस के संदर्भ में कह रहा हूं कि पोलियो वायरस में यदि हम देखें तो आपका अंग में पैर, हाथ, जीभ इत्यादि प्रभावित होगी, यानी ये पोलियो वायरस है। हमने देखा कि हेपेटाइटिस, इसमें केवल यकृत प्रभावित होगा। फिर हमने कहा कि डेंगू, तो इसमें हमारे शरीर में तंत्र का तंत्र प्रभावित होगा। यदि मैं कहूं
कि सिंड्रोम, तो इसमें पूरे अंग प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसके पूर्व के वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि कोविड-19, इसके पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि सार्स का वैधानिक नाम, यानी कोरोना का वैधानिक नाम सार्स कोव-2 है। सार्स इट मीन्स सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-2 इसका वैधानिक नाम है। तो इसमें सिंड्रोम शब्द लगा, तो सिंड्रोम शब्द में ये तमाम बॉडी के तंत्र का तंत्र को रिडम्प करने का कार्य करने लगता है। जब ये इसी तरीके से यदि मैं एड्स के वायरस HIV को देखूं, ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम वायरस जो होता है एड्स में, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर का जो वायरस है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इसमें भी सिंड्रोम शब्द लगा, तो इसका मतलब ये भी बॉडी के तमाम अंगों को प्रभावित कर रहा है। तो हम ये समझे कि रोग और सिंड्रोम में डिफ्रेंशिएट करना हमको मालूम पड़ गया कि रोग क्या है और सिंड्रोम क्या है। अब बात यहाँ पर मुख्य रूप से यह उठती है, तो ये सब वायरस जनित है, तो वायरस है क्या? इसके पूर्व के वीडियो में जो कोरोना से संबंधित था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि वायरस, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस निर्जीव है, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस जो है सजीव है। लेकिन मैंने खुद का विचार बताया था कि बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है, जिस बात से मैं अपनी सहमति रखता हूं कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है। वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते, इन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये अब न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, ये मौसम के चेंज होते ही या किसी अन्य तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब इन वायरस की खोज, सबसे पहले ये ध्यान रखनी कि वायरस की खोज कहाँ से हुई, तो वायरस की खोज जो हुई थी वो रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने देखा कि रूस के अंदर जो तंबाकू की खेती हो रही है, तंबाकू की खेती की पत्तियों के बीच में चिकते चिकते मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सा रोग है? इस रोग को देखने के लिए उन्होंने इस तंबाकू की पत्ती को निचोड़ा, निचोड़ने के बाद उसका लिक्विड निकाला, लिक्विड निकालने के बाद अपने माइक्रोस्कोप से देखा और सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद उन्होंने ये पता किया कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर एसिड है। उसी को उन्होंने वायरस का नाम दिया। अब प्रश्न उठा कि ये इन्होंने किसके आता है कि इवानोवस्की ने किस में देखा, तो इन्होंने विकल्प में आएगा कि TMB यानी टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी तंबाकू के पौधे के अंदर जो देखा वो टोबैको मोज़ैक वायरस। यहाँ पर जो मोज़ैक शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है चिकता, यानी जो चिकते चिकते पड़ जाते हैं उससे लिया गया है चिकता। देखा होगा आपने कि एतमादुल्ला के मकबरे पर जो जहांगीर ने अपने ससुर साहब एतमादुल्ला की याद में जो कि आगरा में बनवाया था, उसमें पित्रा दुआ पच्चीकारी का प्रयोग किया था। तो हम छोटी छोटी टुकड़ियों को संगमरमर की डालकर
उसको या घिसाई कर देते तो हमारे घर में भी वो जो घिसाई होती है छोटी छोटी संगमरमर की टुकड़ियों पे, तो उसको भी पितरा द्वारा कहकर लोग मोज़ेक कह देते हैं। तो इसका मतलब मोज़ेक का मतलब चिकता अब आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ चुका होगा। इसके बाद स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने वायरस को रवि के रूप में और एक कण के रूप में प्राप्त करके रखा। इन्होंने इसको एक लिफाफे में भी रख लिया, इन्होंने इसको एक बोतल में भी रख लिया। तो ये तमाम तरीके से इजी वे में वर्षों वर्षों रखे जा सकते हैं। इन्होंने ये बात बता दी कि वायरस को हम वर्षों वर्षों रख सकते हैं। अब बात आई स्लाइडर और स्वान की। इन्होंने कहा कि वायरस जो है, स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि वायरस जो है सेल थ्योरी का अपवाद है। स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी में क्या बताया था? उन्होंने स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी में 4 पॉइंट बताए मुख्य रूप से, जिसका अपवाद वायरस है। क्योंकि वायरस एक छोटा कण है, इसके अंदर न्यूक्लियाई है उपस्थित नहीं है, इसलिए वायरस को हम ये नहीं कह सकते कि वायरस जीव है। वायरस मतलब निर्जीव है या सजीव है। वायरस जीव है, ये तो बात सत्य है कि वायरस एक जीव है, लेकिन ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब इन्होंने स्लाइडर और स्वान महोदय ने बताया कि वायरस जो है वो असल में इसके अंदर मतलब अपवाद है। ये किसका? सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी के इन्होंने 4 पॉइंट दिए कि प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक विश्व के सभी जीवों का निर्माण सेल से हुआ और ये जीव या तो एक कोशिकीय होंगे यानी उनमें एक न्यूक्लियस होगा, या बहुकोशिकीय होंगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हम मानव प्रजाति, जानवर इत्यादि। तीसरा इन्होंने कहा कि बहुकोशिकीय जीव के निर्माण में ढेर सारी कोशिकाएं भाग लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो हिस्सा है वो है सेल। तमाम सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है यानी ऊतक बनाती हैं। तमाम टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाता है और तमाम ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करता है। फिर इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। अब नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से हो रहा है, तो सपोज कीजिए कि ये कोई एक कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका में फिर इसका रूप परिवर्तित हुआ, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है यानी एक केंद्रक है, इसका रूप परिवर्तित हुआ, ये 2 न्यूक्लियस में बदल गया, 2 न्यूक्लियस में बदल गया, फिर ये चेंज हुआ, ये टूट गया और इसको हम कहते हैं द्विखंडीय विखंडन। कोशिका अपने अंदर विभाजित करती रहती है, 2 खंडों में इसको बांट लेती है। फिर इन्होंने कहा कि वायरस नो सेल प्रेजेंट वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन। वायरस के अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं है और ये केवल न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाता है। अब न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब हो गया आरएनए और डीएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लियस एसिड और डीएनए डाई ऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, ये इसके अंदर पाया जाता है। अब इन्होंने बताया कि परजीवी में जाने पे एक्शन फिर सजीव ये परजीवी में गए यानी पैरासाइट्स में गए। सपोज कीजिए कि कोरोना को उदाहरण लेकर देखें तो कोरोना मानव रूपी सेल्स में गया, उसके लिपिड से अपना लिपिड मिलाया और मिलाने के बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया। ये सब चीजें मैंने आपको जो 2DG नामक जो वीडियो दिया था उसमें पूरा इसका सिस्टम बताया। कृपया करके वहां पे एक बार उस वीडियो को
जरूर देख लें, जिससे कि ये पूरा स्पष्ट हो जाए। अब आता है कि वायरस के अंदर, ये बॉडी का अंदर पहुंच गया, वायरस के प्रकार आते हैं। वायरस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एनिमल वायरस यानी जीव वायरस यानी जीव विषाणु। दूसरा है पादप वायरस यानी प्लांट वायरस। तीसरा है आपका जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी ये जैसा इसका नाम है कि जीवाणुओं को खा लेता है और खाने के बाद में ये ऐसा वायरस को हम बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। हमने बताया था कि वायरस अधिकांश मात्रा में हानिकारक है, लेकिन 1-2 वायरस ऐसा है जो कि मानव जाति के लिए लाभदायक है। वो वायरस कहलाता है जीवाणु भोजी वायरस कहलाता है। और इस जीवाणु भोजी वायरस का ही चमत्कार है कि अगर हम गंगाजल लेके आते हैं और 10 वर्ष हमारे घर में वो रखा रहता है, फिर भी वो सड़ता नहीं है, उसके पीछे केवल जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस का चमत्कार है। इस वायरस का नाम है बैक्टीरिया प्लास्टोडियम ड्यूटीरियम वायरस। बैक्टीरिया प्लास्टोडियम ड्यूटीरियम वायरस इसका नाम है, जिसकी वजह से ये उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं उनको खा लेता है और गंगा जल 10 वर्ष तक शुद्ध अवस्था में रखा रहता है। इसकी जो ऐतिहासिकता है धर्म के अनुसार वो चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन इसका साइंटिफिक यही कारण है कि ये बैक्टीरिया प्लास्टोडियम ड्यूटीरियम वायरस की वजह से ये ऐसा होता है और यही मानव के लिए लाभदायक है। अब वायरस से उत्पन्न होने वाली डिसीज, वायरस से तमाम डिसीज उत्पन्न होती हैं। ये मैंने आज 5 डिसीज के विषय में उल्लेख किया है। कल क्योंकि यही सीरियल चलेगा तो मैं अगली डिसीज बताऊंगा। 5 डिसीज में रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है। रेबीज को हम जलभीति या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें वायरस का नाम है रैप्टो वायरस। रेबीज के अंदर रैप्टो वायरस पाया जाता है और मांसपेशियां को यह प्रभावित करता है। पानी पीते समय इसमें गले में दर्द होने लगता है और आदमी इतना भयभीत हो जाता है गले के दर्द के बारे में कि वह किसी भी तरीके से पानी से बुरी तरीके से डरने लगता है। इसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि गला चौक हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और आदमी इससे डरने लगता है। दूसरा, इसमें स्पाइनल कोड मतलब इफेक्टिव होगी। तीसरा क्या है कि तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारे जो बॉडी का जो तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उस पर प्रभाव पड़ता है। रेबीज का टीका लुई पास्चर महोदय ने खोजा था और यह टीका कुत्तों में कुत्ते के काटने पर, बिल्ली के काटने पर, बंदर के काटने पर इत्यादि लोगों की लार में पाया जाता है। इसकी वजह से होता है तो यह कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि में पहले से टीकाकरण कर दिया जाता है, जिससे कि रेबीज का वायरस इनके अंदर ना हो। लेकिन वे किसी भी व्यक्ति को अगर कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं यानी काट लेते हैं तो उसके अंदर बाद में फिर ये वायरस के मतलब टीकाकरण किया जाता है, जिसे लुई पास्चर ने खोजा था। तो ये तो आपका रेबीज हो गए। फिर आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस में हमारे लिवर यानी यकृत संक्रमित हो जाता है और ये यकृत संक्रमित हो जाएगा तो फिर हमें जॉन्डिस हो जाएगा, यानी जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। और जॉन्डिस के बिगड़ने पर व्यक्ति विशेष की
मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल जब हमारा लिवर ही खराब हो गया तो हम किसी भी चीज को पचा नहीं पाएंगे और व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का निर्माण डीएनए के रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से हुआ। डीएनए के रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से। अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वायरस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनिमल वायरस, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, जैसे अभी कोरोना में है तो आरएनए है उसमें। दूसरा हमने बताया था पादप प्लांट वायरस, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तीसरा बताया था हमने जीवाणु भोजी वायरस, उसके अंदर वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का निर्माण डीएनए के रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से हुआ, यानी बायोटेक्नोलॉजी से। भारत का प्रथम वैक्सीन जिसका व्यावसायिक यानी कॉमर्शलाइज्ड किया गया था, इसको भारत ने अपनी इस वैक्सीन का, तो वो हेपेटाइटिस वैक्सीन थी। और इनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कॉमन हैं, यानी सामान्य रूप से पाया जाता है। अब आता है डेंगू। डेंगू असल में जिस तरीके से कोरोना के अंदर तमाम वायरस होते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में कोरोना है इसको अभी हम आपको बता कर चुके हैं, सार्स कोविड 2 का नाम दिया गया है, यानी सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड 2 नाम दिया गया है। ये असल में ये कोरोना फैमिली का एक वायरस का नाम है। कोरोना फैमिली में तो तमाम वायरस है, उस वायरस में एक फैमिली का नाम ये कोरोना है, सार्स कोविड 2 है। अब इसी तरीके से डेंगू फैमिली में तमाम वायरस है। डेंगू फैमिली में तमाम वायरस है, तो उसमें फ्लेविराइबो वायरस का नाम है जो कि डेंगू फैमिली का वायरस है इसमें। और डेंगू ए, डेंगू बी और डेंगू सी, इसमें 3 होते हैं। ये रोग वाहक कौन है इसका? ये एडीज एजिप्लाई मच्छर है जो कि डेंगू को फैलाता है। अब डेंगू, आप इतने रिनाउंड हो गए होंगे डेंगू से कि आपको मालूम होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाती हैं। डेंगू के अंदर मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि वाटर लेवल में कमी तो नहीं है। अगर वाटर लेवल में कमी है तो व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो सकती है। प्लेट्स घटने से वो तो कंट्रोल में आ जाती है। प्लेटों की संख्या एक सामान्य व्यक्ति में 1.5 से लेकर 4 लाख तक के बीच में होती है। प्लेट किसी के अंदर देखी गई और मैंने तमाम बार देखा कि 20,000 प्लेट से भी उसको आगे इम्प्रूव कर दिया गया और व्यक्ति जीवित बच गया। प्लेट का मुख्य रूप से अब यहाँ पर समझना है कि प्लेट का कार्य क्या है। तो प्लेट का कार्य समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक दर्शाने की कोशिश की है कि प्लेट के अंदर, ये मैंने फिगर बनाया है, प्लेट के अंदर ये एक नली है, हमारी रुधिर वाहिनी है, और ये अब नली रुधिर वाहिनी है, तो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। जब प्लेट का काम जो होता है वो ब्लड के फ्लो को गाढ़ा बनाकर ब्लड को सर्कुलेट करना, हमारी सब जगह, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक ये सर्कुलेट करने का काम करता है। तो उसमें अब हमने देखा कि इसमें ये हमारी स्किन है, जो मैंने ग्रीन बॉल पेन से दिखाई है, ये स्क्रीन है, और ये ब्लैक बॉल पेन से मैंने दिखाया है, ये है हमारी धमनियां हैं। और इन धमनियों से जब ब्लड प्लेटलेट्स घट जाएंगी तो ब्लड इनसे निकल कर बाहर भगेगा, और ये 2 पॉइंट जो मैंने लगाए हैं ये स्किन के नीचे त्वचा में आकर ये दोनों ब्लड, ये 2 पॉइंट जो दिखाए, इसी तरीके से ब्लड स्किन के नीचे आ जाता है और वहां पर वो जमा हो जाता है, यानी रक्त वाहिनियों में ये ब्लड नहीं बह पाता। अब पोलियो वायरस, पोलियो वायरस को पोलियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। पोलियो वायरस जो है, इसमें मुख्य बात यह है कि पोलियो में को भारत में 2014 में
पोलियो मुक्त घोषित भारत को किया गया था। अब पोलियो वायरस में वैक्सीन बनी तो ऐसे दो लोगों ने बनाई, साल्व और साबिन ने। अब साल्व और साबिन ने IPV यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन का मतलब होता है मृत पोलियो वायरस इसके अंदर डाला गया, ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती थी। फिर उसके बाद में आता है दूसरी वैक्सीन OPV यानी ओरल पोलियो वायरस। ये वैक्सीन मिस्टर साबिन ने दी थी। इसके अंदर लाइव वायरस डाला गया है यानी जीवित वायरस डाला गया है, लेकिन उसके अंदर जो म्यूटेट करने की पावर थी उसको निकाल दिया गया और जीवित वायरस डाल दिया गया। और इस तरीके से पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो यानी जो 2 बूंद जिंदगी की एडवर्टाइजमेंट करके आता है वो ओरल पोलियो वायरस है। अब आता है एड्स वायरस। एड्स का अभी मैंने बताया ये एक सिंड्रोम बीमारी है, पूरी बॉडी प्रभावित होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है इसका नाम। और इसके लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनाइजेशन इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ये एलिसा टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो कंफर्मेशन के बाद में फिर दूसरा टेस्ट कराया जाता है, उसका नाम है बेस्ट ब्लड परीक्षण यानी बेस्ट ब्लड टेस्ट। इस समय WBC की कमी हो जाती है यानी वाइट ब्लड कार्पोसिल्स की कमी हो जाती है। और हम जानते हैं कि WBC हमारे शरीर में इम्यून पावर को इनहेंस करने का काम करता है। यानी हम ये जान गए कि WBC का काम जो कि वाइट ब्लड कार्पोसिल्स है, इसका काम हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का एक डोम सिस्टम, जिसे मैंने आयरन डोम सिस्टम कहा था, पूरा जो मैंने इजराइल वाले वीडियो में बताया था कि पूरा का पूरा एक रक्षा कवच बना लेता है। WBC भी हमारी बॉडी के अंदर एक रक्षा कवच बना लेती है और एक तरीके से ये हमें सुरक्षित करने का काम करती है। अब प्रश्न उठता है कि वायरस की कोई दवा है या नहीं। तो अच्छी तरीके से हम जान गए कि वायरस की ना तो दुनिया में कोई दवा है और ना ही ये बन पाएगी। उसका भी मेन कारण है वायरस की वैक्सीन तो बन सकती है और बनती है, कोरोना की भी वैक्सीन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो जब कोरोना के रूप में या अन्य किसी भी बीमारी से ग्रसित वायरस हमारे ऊपर अटैक होता है और उसकी वैक्सीन हमारी बॉडी में है तो हमारी इम्यून पावर दुगनी क्षमता से वो बढ़ा देती है और बढ़ाने के बाद में हम जो है सही तरह काम करने लगते हैं। इसी तरीके से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की वो नहीं दवाई नहीं बनी है और ना ही अभी इसका कोई प्रमाण मिला है कि दवाई वायरस की बन गई। दवाई वायरस की कोई नहीं है, केवल एक वैक्सीन मात्र एक उपचार है जिसके द्वारा हम वायरस को सही कर लेते हैं। अब इसके अगले वीडियो यानी कल मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।